तो नेताजी बातचीत करें, आपने रोजगार का मुद्दा उठाया है। योगी जी कहने लग रहे हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार जो है दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो बहुत बड़े झूठे लोग हैं। बस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल दे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो उसी के कदम चाल पे चलेगा, वो उससे बड़ा झूठ बोल दे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, चित्ते का भाई भगेरा, एक कूदा नो दूसरा तो कूदा तेरा। देश की आज़ादी के बाद में कानून बना है, सारी आईपीसी की धाराएं बनी है, वो इसलिए बनी है जो अपराध करेगा उसको उस धाराओं के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। आपकी भाषा मर्यादित हो, आप उनके बारे में सोचें जो किसान है, जो मेहनत कर रहा है, जो जिनके पास में फसल के दाम आप नहीं दे पा रहे, उस नौजवान के बारे में सोचो, सपना देखता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन प्राप्त किया है और मुझे रोजगार मिलेगा, मैं अपने परिवार का सहारा बनूंगा। आप उनके बारे में सोचें। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका बेबाक न्यूज़ 24 पे। मैं अक्षय मलिक। तो भाई यूपी चुनावी यात्रा लगातार कवर करने लग रहे हैं और आपको दिखाने लग रहे हैं यूपी की जनता की क्या है राय और जो नेतागण हैं वो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव के बारे में। उसी संदर्भ में हमारे साथ आरएलडी से वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी। आपने देखा होगा इगलास रैली मैनेजमेंट इनका हाथ में था, पूरा का पूरा प्रभार इन पे था, तो एक बहुत बढ़िया रैली आपने देखने में जो मिली थी। तो बाकी अब मेरठ में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, किसकी क्या लहर है, सरकार से लोग कितने परेशान हैं या फिर खुश हैं, सारी बातों पे बातचीत एक बार करेंगे। राम राम जी डॉक्टर साहब। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया। तो चुनावी सरगर्मियां सर्दियों के साथ साथ बढ़ती जाने लग रही हैं जी, क्या माहौल लगने लग रहा है? माहौल तो इस सरकार को सबक सिखाने का लग रहा है। किसानों में, नौजवान में, गरीब हो, मजदूर हो, सभी में गुस्सा है जी। और गुस्सा है जिस तरह की बातें इन्होंने चुनाव के दरमियान, जिस समय 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय जो बातें परोसी, जो प्रलोभन बातों के दिए, जो सपने दिखाए और उसके बाद में जो दिल तोड़ा है, उनको तकलीफ दी है, उस बात का गुस्सा है। और वो इंतजार में कि 2022 के चुनाव की तिथि घोषित हो जा, मतदान का दिन आ जाए और इनके अहंकार को, इनके गरूर को, जिस तरह का इनका अहंकार है, जैसे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक वहां जमकर इनके अहंकार को तोड़ा, 1 साल तक धरना देते रहे, हटे नहीं, डटे रहे। उसी तरह उत्तर प्रदेश का तमाम नौजवान जिनको बेरोजगारी का आज दंश झेलना पड़ रहा है, वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, रोजगार इन्होंने दिया नहीं। तमाम किसान, तमाम गरीब आदमी जो महंगाई की मार से इस समय पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो और जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, थाने हो, तहसील हो, अधिकारी निरंकुश हैं, किसी जनप्रतिनिधि की बात को नहीं सुनते, किसान का काम नहीं करते, थानों में लूट है, तहसील में लूट है, कलेक्टर, कप्तान कोई भी है, कोई किसी आदमी के, आम आदमी की सुनवाई है नहीं। तो अब इंतजार में हैं, चुनाव की तिथि घोषित हो जा और मतदान का दिन आ जा। इनके गरूर को तोड़ेंगे, इनके अहंकार को तोड़ेंगे, सभी में गुस्सा है। तो नेताजी बातचीत करें, आपने रोजगार का मुद्दा उठाया है। योगी जी कहने लग रहे हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार जो है दिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो बहुत बड़े झूठे लोग हैं। बस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल दे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो उसी के कदम चाल पे चलेगा, वो उससे बड़ा झूठ बोल दे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, चित्ते का भाई भगेरा, एक कूदा नो दूसरा तो कूदा तेरा। झूठ बोलने में माहिर हैं। नहीं, जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल लेगा रोजगार के सवाल पे, तो प्रदेश का मुखिया, उत्तर प्रदेश का मुखिया, वो क्यों नहीं झूठ बोल लेगा? कहाँ इन्होंने रोजगार दे दिया, किसको रोजगार दे दिया? कोई पुलिस की भर्ती नहीं, कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं, किसी और दूसरे विभागों में कोई भर्ती नहीं। इनके समय पर भर्ती कोई नहीं, जो विज्ञापन पहले थे, पिछली सरकारों के थे, उनकी भर्तियां तक ये नहीं कर पाए और ये कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिया। भाई ये तो निजीकरण की ओर धकेल रहे हैं। इनका तो झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं है। तमाम नौजवानों में गुस्सा है। जो एजुकेटेड जितने भी हमारा यूथ है, जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में रोजगार के इंतजार में था, वो सारा इस समय परेशान है और उनके घरों की स्थिति भी खराब है। उनके अंदर तो गुस्सा है। वो सबसे ज़्यादा उन्होंने वोट दिया था सरकारों को बनाने के लिए। उसके अंदर उन्होंने देखा था कि ये रोजगार भी देंगे और यहाँ पे भाईचारा भी कायम करेंगे, लेकिन इन्होंने भाईचारा भी तोड़ा और रोजगार के सवाल पे तो इन्होंने काम ही खत्म कर दिया। पूरा निजीकरण की तरफ जा रहा, पूरा प्रदेश जा रहा, पूरा देश जा रहा निजीकरण की ओर। तो सरकारी महकमों में तो नौकरी इन्होंने देने का वो काम ही खत्म कर दिया। तो ये तो तमाम झूठे टाइप के लोग हैं और इस झूठ का गुस्सा है नौजवान में। ऐसा नहीं कि बदल देंगे, शांत बैठे हैं, शांत नहीं। जो अंदर का ज्वालामुखी इस समय है, जो इंतजार कर रहा है मतदान की तिथि आने का और
जो इंतजार कर रहा है कि चुनाव की घोषणा की तिथि आने का, उनके अंदर एक ज्वालामुखी है। वो चुनाव की घोषणा होते हुए ज्वालामुखी फूटेगा। मतदान के दिन इनके अहंकार को भी, इनका झूठ का पर्दाफाश भी करेंगे, इनके अहंकार को भी तोड़ेंगे, इनकी विदाई तय कर देंगे। और इनको अब कभी मौका इस प्रदेश में, इनको कभी मौका सत्ता का मिलने वाला नहीं है। जनता ने देख लिया, बड़े भरोसे थे, बड़े सपने तोड़े इन्होंने। ये तो खराब टाइप के लोग हैं, भाईचारा तोड़ते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। इसके अलावा इनके पास दूसरा मुद्दा ही नहीं है। किसान की फसल को आवारा पशु रौंद रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ी है कि बिजली की दरें बढ़ गई, खाद के दाम बढ़ गए, खाद की जो खाद की मात्रा थी वो बैग में उसकी मात्रा कम कर दी। और जो फसल के दाम का सवाल था, फसल के दाम किसान को मिल नहीं पा रहे, मंडियों में फसल नहीं जा रही, उनकी सरकारी खरीद उनकी नहीं हो रही। गन्ने के भुगतान पर, हमारा तो गन्ने का बेल्ट है पूरी जो पूरे परिवार किसानों के गन्ने पर की खेती पर निर्भर करते हैं। उनको ये रहता है कि भाई हम गन्ने की फसल हमारी शुगर मिल में जाएगी, हमारा भुगतान होगा, समय पे पैसा मिल जाएगा, हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपना घर बना लेंगे और बच्चों की शादी कर लेंगे, परवरिश कर लेंगे, अपनी जो आर्थिक तंगी है उसको सुधार लेंगे। लेकिन वो कर्ज के बोझ में दबता ही दबता चला जा रहा, ना गन्ने का भुगतान। ये इन्होंने तो 2017 में भी, 2014 में भी, देश के जो प्रधानमंत्री आज हैं इस समय, जब 2014 का लोकसभा चुनाव था, उन्होंने मेरठ में एक रैली की थी और उन्होंने जहाँ गन्ने के किसान की नब्ज को, है ना, उन पर हाथ रखने का काम किया था। क्योंकि यहाँ गन्ने के भुगतान पे शुगर मिलें कभी कभी निरंकुश हो जाती हैं। जब सरकार का नियंत्रण हल्का सा, पिछली भाजपा की सरकार जब प्रदेश में रही है तब भी यही हाल था, किसान परेशान रहा, गन्ने का भुगतान उनके समय पे नहीं हुआ। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में मेरठ की रैली में कि गन्ने का भुगतान हम 14 दिन कराएंगे, जो शुगर मिले गन्ना भुगतान नहीं करेंगी वो मिले के मालिक जेल में जाएंगे। आज गन्ने के भुगतान का सवाल 1 साल हो गया पूरा, आज तक उनका पिछले पैरा सत्र का अभी तक भुगतान नहीं हुआ जी। ये हाल है। तो महंगाई का जिक्र सबसे पहले आपने डॉक्टर साहब किया। महंगाई के बारे में तो बीजेपी वालों का कहना है कि ये देश हित में महंगाई बढ़ रही है। अरे देश हित में महंगाई बढ़ रही है या डकैती डाल रहे हैं ये लोग, ये तमाम खराब काम कर रहे हैं। मतलब इसका ये जितने औद्योगिक घराने इनके हैं, जो रातों रात और दिन दूने ये इनकी आमदनी उनकी बढ़ती जा रही है, वो माला माल होते जा रहे हैं। आम आदमी की जो बेचारे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसके ऊपर और मार पड़ती जा रही है महंगाई की। मैं तमाम, चाहे डीजल का सवाल हो, चाहे पेट्रोल का सवाल हो, चाहे दूसरे खाद्य पदार्थ हैं उनका सवाल हो, है ना, किसी भी चीज़ का सवाल हो, वो सारी चीज़ों पर महंगाई है। और महंगाई से जो बड़ा व्यापारी है या तो उसको फायदा हो रहा, या जो जितने औद्योगिक घराने इनके या वो माला माल हो रहे हैं। तो सरकार तो उनके शिकंजे में है, सरकार को चला वो रहे हैं और ये कहते हैं कि देश हित में महंगाई है। देश का कौन सा हित इन्होंने कर दिया? कोई तो चीज़ बता दें, देश का इन्होंने महंगाई से ये हित इन्होंने कर दिया। ये तो तमाम लूट और खसोट के अलावा आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में, जब देश में सरकार बनी है, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय बनाए, जो RSS के कार्यालय बनाए, आलीशान बंगले खड़े कर दिए, पूरे देश में खड़े कर दिए। एक जनपद में इतना पैसा इन्होंने लगा दिया, कहाँ से आ गया पैसा? वो इसका सवाल नहीं है। अब आप ये बताओ कि महंगाई की मार आम आदमी पड़े, आम आदमी परेशानी से जूझ रहा है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, इलाज नहीं करा पा रहा, अस्पताल में अगर चला गया बीमार होने के बाद में तो अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, घर गिरवी रखना पड़ेगा। कोई अंकुश नहीं है, ना अस्पतालों पे है। प्रशासन के अधिकारी वो तमाम निरंकुश हैं, उन पर कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। वो तो इतने निडर हैं इस समय, इस सरकार में तो ऐसे निडर हैं, वो आम आदमी की परेशानी को ना समझते हैं ना सुनते हैं। जो पीड़ित आदमी है अपने वहाँ मनुहार लगाने जाता, गुहार लगाने जाता, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, वो बेचारे दर भटकने के बाद में वापस लौट जा रहे हैं। तो ये इस तरह की व्यवस्था मैंने नहीं देखी। ये तो पहला ये कार्यकाल है इस 5 साल का, इसमें जो प्रदेश के इस समय मुखिया सरकार के मुखिया को तो पता ही नहीं वो किन के हाथों में खेल रहा है और क्या उसको कहना, क्या नहीं कहना, क्या करना, क्या नहीं कहना। वो तो सिर्फ एक ही बात पर रहते हैं कि एकदम ऐसे आक्रोश में, ऐसे गुस्से में रहते हैं कि गोली मार दो, फांसी पे चढ़ा दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर चला। भाई ये भाषा थोड़ी होती है। ये तो संवैधानिक पद है आपका। आप कानून के दायरे में काम करें, जनहित में काम करें, लोकहित में काम करें, आम जनता को देखें, परेशानी को देखें, उनकी हल करें। आप ये नहीं कि आप किसी के घर पर बुलडोजर चला के उससे जो गरीब आदमी है उसका कोई आप हित साध रहे। आप उनकी तरफ भी देखो जो गरीब लोग हैं। हम ठीक है, हम कहते हैं जो गलत लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना काम करे, कानून को अपना काम करने दे, उसमें आपकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। देश की आज़ादी के बाद में कानून बना है, सारी IPC की धाराएं बनी है, वो इसलिए बनी है जो अपराध करेगा उसको उस धाराओं के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। आपकी भाषा मर्यादित हो, आप उनके बारे में सोचें जो किसान है, जो मेहनत कर रहा है, जो जिनके पास में फसल के दाम आप नहीं दे पा रहे, उस नौजवान के बारे में सोचो, सपना देखता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन प्राप्त की है,
और मुझे रोजगार मिलेगा, मैं अपने परिवार का सहारा बनूंगा। आप उनके बारे में सोचें। आप जो करप्शन आपके थानों में है इस समय, जो आप अधिकारी पोस्ट कर रहे हैं पैसे ले लेकर आपके, जिनके आप शकंजे में खेल रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दें कि वो आने के बाद जनपद में क्या करेंगे जी। ये मेरा कहना। तो बातचीत करें जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां लोकदल जो है पूर्ण रूप से कहा जाता है कि लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो लोकदल का, वहाँ पे बीजेपी के सारे नेताओं ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी की भी कई रैलियां जो है अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली हैं। एक तो कल ही है जो मुजफ्फरनगर में होगी, और उसके साथ साथ एक और इंसान है ओवैसी साहब जो हैदराबाद से सांसद हैं, वो भी लगातार चौधरी जयंत को निशाना बना रहे हैं। तो इससे क्या कुछ नुकसान गठबंधन का होता दिखाई दे रहा है जी? देखो, गठबंधन का तो कोई नुकसान ये लोग कर नहीं पाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि ये बेचैनी है, ये भय इनको सता रहा है। जो इन्होंने झूठ बोला है, जो भाईचारे को तोड़ा इन्होंने, उसी बात का इनको भय सता रहा कि इनको अपनी सत्ता खिसकती नजर आ रही है। ये भयभीत हैं। आज देश का प्रधानमंत्री, उसके पास में देश चलाने का समय नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख के वो यहाँ पर शौचालय तक का वो उद्घाटन करने में के लिए दौड़ भाग कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में प्रतिदिन वो उद्घाटन कर रहे हैं। जो काम प्रदेश की सरकारों के होने चाहिए, प्रदेश के मुखिया के होने चाहिए, प्रदेश की जो मिनिस्ट्री है उसके होने चाहिए, उन सारे उद्घाटन करने के लिए, चाहे शौचालय का हो चाहे और दूसरे काम का हो, उसके लिए प्रधानमंत्री भागम भागें, दौड़ मचा रहे हैं। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लो कि इनके अंदर कितना भय है। इनके अंदर भय का वातावरण आप यही समझ लो कि इनको अपनी सत्ता खिसकती नजर आ रही है। इनको लग रहा है कि हमने जाति की, हमने जुल्म किए, हमने झूठ बोला है, हमने आम जनता को ठगा है। उसी का भय इनको सता रहा कि देश का प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के दृष्टिकोण से छोटी छोटी चीज़ों के उद्घाटन करने के लिए वो घूमते फिर रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लो। और दूसरा, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो भाई ये तो स्वर्गीय चौधरी चरण, जो किसानों के, गरीबों के, गाँव के, जो उनके हितों के बारे में सदैव चिंता उन्होंने करके अपने जीवन उन्होंने जिया है, और देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचे, उन्होंने सदैव गांव के बारे में, गरीब के बारे में चिंता उन्होंने की है। ये तो उनकी धरती है, उनकी कर्म भूमि है। और यहाँ तो तमाम किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, सारे तबके उस विचारधारा को, उनको लग रहा कि पिछले इनके झांसे में आके 2014 में हमने जिस भाईचारे को कमजोर करा था, जब तक उसे हम ठीक नहीं करेंगे, इनको नहीं भगाएंगे, तब तक उनका सपना चौधरी चरण सिंह जो उन्होंने गाँव के हितों के बारे में सोचा, वो पूरा अब ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चौधरी साहब की ताकत, उनकी विचारधारा को ताकत इस समय मिलती जा रही है। और ये विरासत जो इस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, ये दोनों बड़े नौजवान हमारे नेता हैं, दोनों पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया हैं, और दोनों के अंदर जो सामंजस्य है, उस विचारधारा को, चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए ये लोग लगे हैं। तमाम जनता में जोश है, उत्साह है, वो इंतजार कर रहे हैं। आने दो समय। अब जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, मतदान आएगा, हमारे इधर का तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाहे किसान हो, नौजवान हो, किसी जाति धर्म का आदमी हो, वो ये देख रहा है कि हमें सबक इस भाजपा को सिखाना है और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को ताकत देनी है। उससे गांव मजबूत होगा, उससे भाईचारा मजबूत होगा, उससे रोजगार का रास्ता निकलेगा, उससे ही महंगाई पर अंकुश लगेगा, उससे ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। वो तो इसी के इंतजार में कि उस सपने को साकार करेंगे, चौधरी साहब की विचारधारा को ताकत देंगे। तमाम लोग साथ हैं, तमाम लोग साथ। डॉक्टर साहब, ओवैसी साहब का मैंने जिक्र किया, वो लगातार हमें सरकार से ज़्यादा हैवी जयंत चौधरी पर अपने भाषणों में दिखाई देते हैं, आरएलडी पर दिखाई देते हैं। क्या कारण है उसका और क्या वो करना चाह रहे हैं? उसका एक्चुअली मैं नहीं समझता कि हमारे इधर उनकी किसी बातों का, किसी उनकी तकरीर का कोई खास असर पड़ने वाला। सब लोग जानते हैं ये वहाँ से चल के वो क्यों आए हैं, किसके लिए वो काम कर रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल का सवाल था, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, वहाँ भी वो नहीं चल पाए और वो नहीं कर पाए। मैं नहीं चाहता, ये तो उनको सोचना पड़ेगा। अगर वो विद्वान व्यक्ति हैं तो वो तय करें कि वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। ये आम जनता जो है इस समय, हमारे चाहे पश्चिम की उत्तर प्रदेश की हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, वहाँ उन्होंने बता दिया, यहाँ के लोग भी बता देंगे कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ के तरक्की के लिए वो अपना उधर काम करते रहें, इधर के जो राजनीतिक दल हैं वो काम करें, और ये सरकार के इशारे पर खेलने वाले जो लोग हैं वो इस तरह का काम ना करें तो अच्छा रहेगा। मेरे तो मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई खास यहाँ फर्क पड़ने वाला। यहाँ के लोग समझदार बहुत है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। किसान है, यहाँ किसान है, वैसे लोग नहीं हैं जो हर जाति धर्म में लोग जो किसान हैं, खेती करने वाले हैं और जो मजदूरी भी करने वाले हैं, जो अपने कारोबार को करने वाले हैं, वो बाहर के व्यक्ति को इतनी न तरजीह देंगे और ना वो अपने इस मंसूबे में सफल हो पाएंगे। ठीक है, वो तो सबका अपना प्रयास है, वो भी घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा हमें
कहने की, क्योंकि वो हमारे यहाँ इशू नहीं है। अगर इशू होता तो उनके बारे में विचार भी करते, बात भी करते, चर्चा भी करते, लेकिन वो हमारे यहाँ इधर उनका कुछ ऐसा नहीं है कि उनके बारे में ज़्यादा सोचा जाए, विचार किया जाए, चिंता की जाए। उनका ऐसा है नहीं, कोई नहीं मान रहा उनकी बात को, कोई समझ नहीं रहा। सब समझ रहे हैं कि वो क्यों घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है किन किन मुद्दों पे 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा? ये तो मुद्दे इतने सारे मैंने बताए हैं। महंगाई का मुद्दा यहाँ है, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ है, भाईचारे का मुद्दा यहाँ, जो भाईचारे को तोड़ा उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने तोड़ा है ना। करप्शन का सवाल यहाँ पे है। और जिस तरह के एंकर जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनका काम क्या रहा है, कार्यशैली उनकी कैसी रही है, ये तो आम आदमी यहाँ से परेशान था। अब भाई ये 5 साल में कैसे मुक्ति इनकी मिले, 5 साल कैसे गुजरे? 5 साल का इंतजार करे थे लोग बाग, 5 साल गुजर जाए, चुनाव आ जाए, इनकी विदाई कर दें, इनसे मुक्ति पा लें। तो यहाँ तो मुद्दे तमाम है। किसान का मुद्दा यहाँ है, उनकी फसलों का सवाल है, गन्ने का मुद्दा यहाँ है, महंगाई का मुद्दा यहाँ है, करप्शन का मुद्दा यहाँ है, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ तो सारे मुद्दे हैं। तो इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और इन सब मुद्दों को ये तो क्योंकि आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं और आम आदमी ही परेशान है, आम आदमी ही इस समय इस हुकूमत को बदलना चाहता है। वो अपना है, चुनाव उसी पे लड़ा जाएगा। और लड़ रहे लोग तो इंतजार में हैं। अब तो सब मन बना चुके हैं इनकी विदाई के लिए, इनके अहंकार गरूर को तोड़ने के लिए। अहंकार है, किसी की बात नहीं सुनी, चाहे कर्मचारी हो, बहुत आंदोलन करे, सब लोग धरने पे देते रहे, आंदोलन करते रहे, लाठी का डर तो उनको दिखाया, जेल का डर तो उनको दिखाया, उनकी बात सुनने का टाइम इनके पास नहीं था, उन पर विचार करते। अगर कोई अपने सवाल को उठा रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई बात अपनी कहनी चाह रहा, आपको उनकी बात सुनी। सरकार का दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है, प्रदेश के मुखिया का फर्ज बनता है, वो जनहित में, लोकहित में वो उनकी बात को सुने, उस पर विचार करे। लेकिन इन्होंने तो सुनी ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनी। किसानों की बात पीएम ने नहीं सुनी, नौजवानों की बात यहाँ के सीएम ने नहीं सुनी। तो आप ये बताओ कि इनसे मोहब्बत किसी को क्या रह गई है? पहले भरोसा था, भरोसा करके लोग पछता रहे, भरोसा करके कि इन्होंने भाईचारा भी तोड़ दिया, देश भी कमज़ोर कर दिया, प्रदेश भी कमज़ोर कर दिया, और यहाँ के हालात और यहाँ के वातावरण को इतना ख़राब कर दिया कि इसको सुधारने में इतना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा जी। तो है ये समय। तो अंत में डॉक्टर साहब, जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके लिए कोई संदेश या अपील? बस मैं तो यही है, मेरा तो सबसे यही अनुरोध भी है, निवेदन भी है, अपील भी मेरी यही है कि इसको, ये समय इस प्रदेश को बचाने का समय है। इन लोगों से इस प्रदेश को बचाया जाए जो भाईचारा तोड़ने की, हुकूमत हासिल करने के लिए, हुकूमत पर बने रहने के लिए भाईचारा तोड़ने का ही सिर्फ एक ही एजेंडा इनके पास है। भाई इनसे मुक्ति पालो, इस प्रदेश को बचा लो, यहाँ की जनता को बचा लो, यहाँ के किसान को बचा लो, यहाँ के नौजवान को बचा लो, गरीब आदमी को बचा लो, तभी इस प्रदेश का भला होगा। और 2022 का चुनाव है भैया, इसको इनसे मुक्ति पालो तो ताकि ये प्रदेश ही बच जाए, नौजवान को रोजगार भी मिल जाए, किसान को फसलों के दाम भी मिल जाए, महंगाई पर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी हो जाए, और करप्शन है, भ्रष्टाचार है, इस पर भी अंकुश लग जाए। ये ही मेरा तो निवेदन है कि अपना चुनाव है, इस चुनाव को, इनकी विदाई, इनके अहंकार को तोड़ने वाला चुनाव मानकर इस चुनाव में जुट जाएं सब लोग। चलो जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भाई चलो जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो भाई आपने सुना डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जो भाई काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, और क्या क्या खामियां सरकार के अंदर रही उनके बारे में जानकारी दी है। इनका कहना है कि 2022 का जो चुनाव है वो बीजेपी की विदाई है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम तो अब रह नहीं गा, ये जनता तय करेगी कि किसे जिता रही है, किसे हरा रही है। बाकी पूरी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।